गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:47 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 17 दिसंबर 2021। आज 17 दिसंबर 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और बता दीजिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे और कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्टिकल 3 तक हो गया था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग शुरू कर चुके हैं पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत का संविधान। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और आज हम इसमें चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप, या नागरिकता के विषय में। सिटीजनशिप या नागरिकता, जिसमें है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक प्रावधान किया गया है सिटीजनशिप या नागरिकता का। हम पहले ही लिख चुके हैं जब हमने भारत के संविधान के विदेशी स्रोत लिखे थे या फॉरेन सोर्सेज लिखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो नागरिकता के प्रावधान हैं, जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, वो कहां से लिए गए हैं? वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। और ब्रिटेन की ही तरह आप जानते हैं कि हमारे देश में भी सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है। हमारे देश में चलती है सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, और यदि आप भारत के नागरिक हैं, यदि आप भारत के सिटीजन हैं, तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, आपका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन आप सिटीजन केवल भारत के ही कहलाएंगे। और यदि आपने किसी अन्य देश की सिटीजनशिप या नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि हम एकल नागरिकता का प्रावधान रखते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जिसके तहत भारत में दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। और ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 4 रह गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सारे 470 आर्टिकल लिखवा दूंगा यहां पर? जब मैं कल आपको पार्ट 1 करवा रहा था, तो मैंने आपसे क्या बोला कि पार्ट 1 में आपको ये 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं। ठीक है, और याद कीजिए। ठीक है, किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, तो किस संविधान संशोधन के तहत बांटा गया? है ना? तो मैंने आपसे कहा था कि भाई यदि आर्टिकल 1, 2, 3 से संबंधित कोई भी कानून बनता है, तो आर्टिकल 4 में यह बात लिखित है कि उसे सामान्य कानून से भी
बनाया जा सकता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। यही है आर्टिकल 4। लेकिन क्या जरूरत है लिखने की, है ना? फालतू की चीजें लिखने पे ज्यादा ध्यान रहता है, जो काम की चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं है। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में बहुत ही सिंपल, है ना, और बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी डीप या कोई भी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाएगा। तो आप खुद सोचिए। तो फिर आपको क्या उत्सुकता है सारे के सारे आर्टिकल्स लिखने की, है ना? अगर आपको सारे के सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, सारी की सारी चीजें करनी है, तो भाई पॉलिटी स्पेशल बैच में आइए। पॉलिटी स्पेशल बैच होता है आईएसपीसीएस लेवल का। सिंपल सी बात है। लेकिन जिस आप एग्जाम की तैयारी करेंगे या जिस लेवल पर आप तैयारी करेंगे, भाई उसी लेवल पर तो आपको तैयारी कराई जाएगी। आप खुद सोचिए। अब आपको पेपर देना है, ठीक है, आपको पेपर देना है लो लेवल का, और यदि आप एक्सेप्ट या मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल का करा दूं, तो फायदा क्या होगा, है ना? उस हाई लेवल को करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में तो हाई लेवल आना ही नहीं है। इसीलिए जिस लेवल का बैच खरीदते हो उसी लेवल की चीजें एक्सपेक्ट भी करनी चाहिए। फालतू चीजें कोई फायदा नहीं है ना आपको पढ़ने का, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आनी है। इसीलिए टाइम भी वेस्ट करोगे और फालतू में एग्जाम में भी परेशान होगे। चलिए लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 5। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 5 लिखेंगे। इसमें है डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, लिखेंगे इसमें है नागरिकता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप या नागरिकता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता की परिभाषा। और हमारे देश में नागरिकता को किस तरीके से परिभाषित किया गया है या किस तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे देश में? हमारे देश में नागरिकता को परिभाषित किस तरीके से किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, ऐसा कहा जाता है कि संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उस समय वो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ था, उस प्रत्येक व्यक्ति को क्या मान लिया गया? भारत का नागरिक। क्योंकि उसका जन्म कहां पर हुआ? भारत में हुआ। और ऐसा कहा गया कि उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, या फिर भारत में निवास कर रहे या भारत में रह रहे उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका भारत में जन्म हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो।
या फिर वो भारत में 5 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा हो, या फिर अगली कंडीशन, उसके जो पूर्वज हैं, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो पूर्वज हैं, वो भारत में ही जन्मे हो। तो उस कंडीशन में उसको क्या मान लिया गया? भारत का नागरिक मान लिया गया। उसी नागरिकता की परिभाषा मेंशन कर दी गई आर्टिकल 5 में या अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 लिखेंगे प्रोविजन अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल। प्रोविजन अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप या प्रोविजन अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। हिंदी में लिखेंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। प्रोविजन अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। क्या भारत का कोई दूसरा देश में जाएगा तो नागरिकता मिलेगा? बेटे, जिस देश में जा रहे हो उस देश का संविधान पढ़ो। ये आपको भारत का संविधान कैसे बता देगा? है ना? खुद सोच के देखो, यदि आप भारत छोड़ के किसी और देश के किसी और देश में जा रहे हो तो वहां पे आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा उस देश में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़ी पढ़ना होगा। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद जितने भी लोग पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आए और उन्होंने भारत में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया या अपना पंजीकरण करवा लिया, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। उन्हीं की नागरिकता के विषय में बात कही गई है। कहां पर? आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 7 लिखेंगे भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल, अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। नेक्स्ट, जितने भी लोग भारत से पलायन करके पाकिस्तान चले गए, वही सिंपल सी बात है, उनकी भारत की नागरिकता क्या कर दी गई? रद्द कर दी गई, टर्मिनेट कर दी गई। अब उन्हें पाकिस्तान में जाकर वहां की नागरिकता मिलती है या नहीं मिलती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने
तो उनकी भारत की नागरिकता क्या कर दी है? रद्द कर दी है, समाप्त कर दी है। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 में लिखेंगे प्रोविजन अबाउट पीआईओज का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं, लिखेंगे भारतीय मूल के लोगों के लिए, भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। प्रोविजंस अबाउट पीआईओज या भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। कौन होते हैं भारतीय मूल के लोग? कौन होते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन? ये वो लोग होते हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ होता है, लेकिन इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या कोई भी पूर्वज कभी क्या रहे होंगे? भारतीय रहे होंगे। कहने का मतलब इनका ओरिजिन, इनका जो मूल स्थान है वो भारत है, क्योंकि इनके पूर्वज कभी भारतीय थे, लेकिन वो शिफ्ट हो गए कहां पर? विदेशों में। और फिर उन्हीं की जो संतानों ने और बच्चों ने जन्म लिया, वही क्या बन गए? पीआईओज बन गए, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गए। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 9। लिखेंगे इसमें है नागरिकता का निलंबन, या इंग्लिश में लिखेंगे टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। नागरिकता का निलंबन, टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। कहने का मतलब है, यदि यदि भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारत की नागरिकता बिना त्यागे किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट, लिखिए अगला आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10, जिसमें है, लिखेंगे नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, या एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? लिखेंगे केवल संसद में विधि निर्माण करके ही, लिखेंगे संसद में, या केवल संसद में विधि बनाकर ही नागरिकता के अधिकारों को कम किया जा सकता है। लिखेंगे केवल संसद में विधि बनाकर ही नागरिकता के अधिकारों को कम किया जा सकता है। द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, the rights of the citizenship can only be reduced by making such law in the parliament. केवल संसद में विधि बनाकर ही नागरिकता के अधिकारों को कम किया जा सकता है।
The rights of the citizenship can only be reduced by making such law in the parliament. कहने का मतलब है यदि संसद में कोई कानून बनाया जाए तो नागरिकता के कानूनों में फेरबदल हो सकता है, अदरवाइज जो नागरिकता के अधिकार हैं उन्हें किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 11। अगला लिखिए अनुच्छेद 11। लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। लिखेंगे पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। अब नागरिकता अब नागरिकता के कानून क्या हैं, ध्यान रखेंगे। नागरिकता के जो कानून हैं भाई वो सबसे पहले नागरिकता के कानून सबसे पहले बनाए गए 1955 में, 1955 में, और जो कहलाता था सिटीजनशिप एक्ट। लिखेंगे सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में। संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया 1955 में जो कहलाता है नागरिकता अधिनियम 1955। जब 1955 में जब 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ तो ध्यान रखेंगे इसी नागरिकता अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बनाए गए। इसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बनाए गए और ऐसे 3 तरीके बनाए गए जिससे नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं और नागरिकता रद्द
3 तरीकों से की जाती है। और ध्यान रखेंगे, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया था, उसमें अभी तक कई बार क्या हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं या संशोधन हो चुके हैं। और सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करने को ही क्या कहा जाता है, सीएए। आप पूछ रहे हैं ना कि सीएए क्या है? यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता अधिनियम आया 1955 में, लेकिन उसके बाद जब भी उसमें कोई संशोधन होगा या जब भी उसके कानूनों में कोई भी बदलाव होगा तो वो क्या कहलाएगा, सीएए। जैसे सबसे पहले आया सीएए 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, जिसे हम सीएए 1992 कहते हैं। उसके बाद सीएए 2003, सीएए 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, 2005, इसके बाद 2015, और लास्ट आप सबको याद ही होगा, सीएए 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब सबसे पहले लिखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, 5 ways टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। सबसे पहला लिखिए, जन्म से नागरिकता। सिटीजनशिप बाय बर्थ। सबसे पहला है जन्म से नागरिकता या सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, या आप इसे कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। नेक्स्ट, पंजीकरण से नागरिकता। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अगला होता है देशीयकरण से नागरिकता। इसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण से नागरिकता या सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। आपको केवल ये याद रखना है कितने तरीके हैं, और आपको केवल ये याद रखना है उन तरीकों के नाम क्या हैं। डिटेल में आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। और एक ध्यान रखेंगे, अर्जित भूभाग से
नागरिकता, जिसे आप कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। चलिए एक एक लाइन में, एक एक लाइन के डिस्क्रिप्शन से समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया है जन्म से नागरिकता। यदि किसी भी यदि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी शिशु का भारत में जन्म होता है, हाँ जी, यदि किसी भी शिशु का जन्म या किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता और पिता उसके माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हैं, तो वो जन्म से क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी जन्म से, बाय बर्थ। अगला, वंश परंपरा के आधार पर या सिटीजनशिप बाय डिसेंट। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं होता है, भारत के बाहर किसी भी विदेशी राज्य में होता है या किसी भी और देश में होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि उसके माता और पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है, तो भी उसे क्या मिलती है? भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसके पास ऑप्शन है, वो लेना चाहे तो ले सकता है, जिसे हम कहेंगे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। सर ये नंबर किस चीज का है? ये नंबर एक नमूने का है, ठीक है, जिसको यहां से करियर बिल से ब्लॉक कराया गया है अभी। इसलिए नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर पिता भारत का हो, माता विदेश की हो, मैंने कहा ना उसके माता और पिता में से कोई भी एक, ठीक है, माता और पिता में से कोई भी एक। यदि पिता है तो भी, अगर माता है, ठीक है, और अगर माता है तो भी उस आधार पर क्या मिल सकती है? भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद होता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से नागरिकता। तो जो पंजीकरण से नागरिकता है, जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है, ये उन लोगों के लिए होती है जो भारत के नागरिक नहीं है, बेसिकली जो विदेशी हैं, जो विदेशी हैं और भारत में आकर भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। तो यदि कोई विदेशी भारत में आता है और पिछले 7 सालों में से मिनिमम 5 साल वो भारत में बिता लेता है, तो वो एलिजिबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पंजीकरण करवाने के लिए, कि वो पंजीकरण से क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता ले सकता है। और ध्यान रखेंगे अगला होता है देशीयकरण से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और यदि हम नेचुरलाइजेशन की बात करें तो इसमें कोई भी विदेशी यदि भारत में आता है और भारत में आकर 10 वर्ष या उससे ज्यादा भारत में बिता लेता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं होगी, उसे पंजीकरण करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। वो देशीयकरण से या नेचुरली ही क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक। और पांचवा है अर्जित भूभाग से, यानी कि बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी बाहरी राज्य, किसी भी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय कर दिया जाता है या उसे भारत में शामिल कर लिया जाता है,
तो उसमें आने वाले सारे लोग तत्काल प्रभाव से भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे सिक्किम, मैंने आपको कल ही बताया था, सिक्किम को भारत में बाद में ऐड किया गया, लेकिन जब सिक्किम को भारत में ऐड कर लिया गया तो क्या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ा? हाँ, तो जब सिक्किम का विलय भारत में कर दिया गया तो क्या सिक्किम के लोगों को वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने सिक्किम का विलय भारत में किया था, और जैसे ही हमने सिक्किम का विलय भारत में किया तो ध्यान रखेंगे उसमें आने वाले सारे के सारे लोग तत्काल प्रभाव से, विद इमीडिएट इफेक्ट ही क्या बन गए? भारत के नागरिक बन गए। उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। ये वो 5 तरीके होते हैं जिन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद इसके बाद लिखेंगे नागरिकता रद्द होने के 3 तरीके। नागरिकता रद्द होने के 3 तरीके, सबसे पहला लिखेंगे स्वतः ही त्याग देना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिनंसिएशन। सबसे पहला लिखेंगे स्वतः ही त्याग देना। स्वतः ही त्याग देना या रिनंसिएशन। इसका मतलब है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वो चाहे तो खुद अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता क्या कर सकता है? सरेंडर कर सकता है, अपनी नागरिकता त्याग सकता है। भारत की नागरिकता किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपी जाती है, और व्यक्ति चाहे तो अपनी नागरिकता को कभी भी त्याग सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। दूसरा लिखिए टर्मिनेशन। दूसरा होता है टर्मिनेशन, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं बर्खास्तगी। मतलब नागरिकता से बर्खास्त कर देना, इसे कहते हैं बर्खास्तगी या नागरिकता से बर्खास्त कर देना। तो यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्यागे बिना किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा या किसी और विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो आप जानते हैं कि उसे भी नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाता है। सिटीजनशिप इज टर्मिनेटेड। और तीसरा है लिखिए डेप्रीविएशन या नागरिकता से वंचित करना। तीसरा होता है नागरिकता से वंचित कर देना।
और जो वंचित कर देना है ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण या देशीयकरण से भारत की नागरिकता हासिल की है। यदि यदि किसी व्यक्ति ने भारत में रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त की है या पंजीकरण या देशीयकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कब, किन किन कंडीशंस में? सबसे पहली कंडीशन, यदि उसने गैर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता ली हो। यदि उसने गैर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता ली है तो उसे उससे वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, उसने भारत के संविधान का निरादर किया हो। यदि उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसऑनर किया है, उसका निरादर किया है, तो भी उसे नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है, वह व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाए। भाई या तो वो पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता से उसे बर्खास्त किया जा सकता है। वो देश के खिलाफ या किसी भी आतंकवादी या टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिप्त हो जाए तो भी उस कंडीशन में उसे क्या किया जा सकता है? नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगली कंडीशन, किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता ली और नागरिकता लेने के 5 साल के भीतर ही उसे यदि 2 साल की सजा हो गई या 2 वर्ष कारावास की सजा हो गई तो उसकी भी नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा। और लास्ट कंडीशन होती है कि यदि किसी ने आकर यहां पर रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण से भारत की नागरिकता ली है और भारत की नागरिकता लेकर वो भारत के बाहर चला गया और भारत के बाहर जाकर 7 साल से उसका अता पता नहीं है और वो 7 साल से भारत वापस ही नहीं लौटा, तो उस कंडीशन में भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिनसे नागरिकता से क्या कर दिया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। दिवालिया किसे कहते हैं? बैंकक्रप्ट। यदि आप बैंक से ऋण लेकर, लोन लेकर भाग जाते हैं या उस लोन को देने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप बैंकक्रप्ट कहलाएंगे, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। तो ये था संविधान का भाग 2 जिसमें हमने बात की अबाउट द सिटीजनशिप, या जिसमें हमने बात की नागरिकता के बारे में। ठीक है, अब CAA 2019 क्या था? बेसिकली जो CAA 2019 था वो अमेंडमेंट था किसमें? सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। वो देशीयकरण से जो नागरिकता है उसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और ये संशोधन किया गया था कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से यदि कोई भी अल्पसंख्यक आता है, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम्स को छोड़कर कोई भी कम्युनिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर मुसलमानों के अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं, जो बाकी धर्म हैं, वो क्या है? अल्पसंख्यक, वो है माइनॉरिटीज। तो ये प्रावधान किया गया था कि भाई यदि भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई भी गैर मुसलमान आता है या कोई भी अल्पसंख्यक आता है तो उसे बिना जरूरी दस्तावेज पेश किए, तो उसे बिना जरूरी दस्तावेज पेश किए भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी केवल 6 सालों में ही। देशीयकरण में तो न्यूनतम या मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है? 10 साल की होती है, लेकिन उसे 6 साल कर दिया गया और कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई भी गैर मुसलमान आएगा तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन हम मुसलमान को
नागरिकता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, बहुसंख्यक हैं। वो ऑलरेडी क्या है, मेजोरिटी में है। सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम मुस्लिम हैं। लेकिन मेरे भाई आप भारत के मुस्लिम हो ना, आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिम थोड़ी हो। कानून केवल किसके लिए है? उन मुस्लिम्स के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आएंगे। ये कानून केवल उनके लिए है, भारत में रहने वालों के लिए नहीं। CAA 2019। आप तो ऑलरेडी भारत के नागरिक हो, आप तो ऑलरेडी ही भारत के नागरिक हो भाई। आप थोड़ी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो। आप तो ऑलरेडी भारत के नागरिक हो। और यदि आप भारत के, ठीक है, यदि आप भारत के नागरिक हो तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपको बनवाना चाहिए आधार कार्ड, आपके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। भाई आपने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई आपने पढ़ाई तो की होगी, और यदि आपने पढ़ाई की होगी तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट तो होगा, 10वीं की सनद तो होगी। डेफिनेट सी बात है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, कि CAA 2019 केवल और केवल उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने से रोकता है जो लोग, देखिए आप ग्रेजुएट हैं। जब आप ग्रेजुएट हैं और भारत से ग्रेजुएट हैं तो बस फिर आपको ये साबित थोड़ी करना पड़ेगा कि आप भारत के हैं। भाई आप भारतीय हैं पूरी तरीके से। यदि उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो किन के पास मेरे भाई? मैंने कहा ना कि यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक आता है, भाई आपको ये तो पता होगा, यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में हिंदू केवल बहुसंख्यक होते हैं, मेजोरिटी। बाकी जो 6 अन्य कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, वो सब क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है। अब ये तो एप्लीकेबल है इंडिया के लिए। लेकिन यदि आप पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, तो भाई वहां पर मेजोरिटी में केवल कौन है, मुस्लिम्स। और मेजोरिटी में मुस्लिम्स के होने का मतलब क्या है कि बाकी जो अन्य कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, वो सब क्या है, वो सब अल्पसंख्यक हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि भाई इंडिया में रहने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे और भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, भाई वो तो भारतीय है ही, वो तो ऑलरेडी भारतीय है। लेकिन यदि आज के बाद या अब के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कोई भी गैर मुसलमान, गैर मुसलमान का मतलब है कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट या पारसी, यदि भारत में आता है तो बिना जरूरी दस्तावेजों के हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन हम उन मुस्लिम्स को भारत की नागरिकता नहीं देंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे भाई क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, बहुसंख्यक हैं। वो ऑलरेडी मेजोरिटी में है। तो आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति खुद मेजोरिटी में है, जो व्यक्ति खुद बहुसंख्यक है, वो किसी और देश में जाकर अल्पसंख्यक क्यों बनना चाहेगा? बस इतनी सी बात है।
चलिए, तो यहाँ पर समाप्त होता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, सिटीजनशिप। कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह, और कल हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स या अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।